नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास हरियाणा हॉस्पिटल तारानगर राजस्थान से आपका अपने इस इन्फॉर्मेटिव चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस समझिए क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसके निदान होते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे उबाकें आ रही हैं लेकिन उल्टी नहीं आ रही है और मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर एकदम से आपको बोलते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है। आप पूरे शब्द को नहीं सुनते हैं, आप गैस्ट्राइटिस में केवल सुन पाते हो गैस को। आप सोचते हो कि मुझे पेट में गैस हो गई है। अब आप तो थोड़े समझदार हैं, आप वीडियोस भी देखते रहते हैं, आप टीवी चैनल्स पे एड्स भी देखते रहते हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं, खुद से उस गैस का इलाज करने के लिए घर के लिए निकल पड़ते हो। आप घर पे जाकर के पुदीनहरे की गोली लेते हो, हाजमोला लेते हो, ज़्यादा मात्रा में नींबू पानी पीने की कोशिश करते हो, इनो भी लेते हो। लेकिन होता क्या है, आपको आराम तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद ये समस्या डबल होकर के सामने आती है। पहले आपको जैसे कि उल्टियाँ नहीं आ रही थी, लेकिन अब सीने में दर्द के साथ उल्टियाँ भी आनी शुरू हो गई है। आप पानी पीते हो तो भी उल्टी आती है, आप खाना खाते हो तो भी उल्टी आती है, और बैठे बैठे तो आपको जैसे बोला जाता है कि उबड़ाके आती है, जी दौरा सा रहता है ना, नोज़िया रहता है आपको। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि गैस्ट्राइटिस एक्चुअल में है क्या। गैस्ट्राइटिस क्या है कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारा खाना ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक जाता है। आमाशय की खाने की थैली, इससे समझा जा सकता है खाने की थैली के अंदर हमारा खाना जाकर के एकत्रित होता है। वहाँ पर मुख्य रूप से दो घटक रहते हैं। पहला तो एंजाइम है जो कि पेप्सिन है, प्रोटीन को तोड़ करके छोटे भागों में विभाजित करता है ताकि वो आगे जाकर के आंतों में पच सके। और दूसरा रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब। अब तेजाब का काम क्या है? तेजाब का काम है यहाँ पर हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर हम जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, नुकसान देने वाली चीज़ें जैसे कीटाणु वगैरह हम खा जाते हैं, उसको किल करने का काम भी तेजाब का रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहता है। और खाने को गलाने का भी ये काम करता है। जैसे हम हमारे कुछ भाई बंधु मांस मीट का इस्तेमाल भी खाने में ज़्यादा करते हैं, तो वो मांस मीट खाते हैं तो भी उसको मीट को पचाने की पूरी ताकत हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखता है। अब समझिए, वो मांस को पचा सकता है तो जो खाने की हमारी थैली बनी हुई वो भी तो मांस से ही बनी हुई है। लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, कि प्रकृति ने हमारे इस दुविधा, इस उलझन का भी हमें एक इलाज दिया हुआ है। यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो कि तेजाब को हमारे स्टमक की दीवारों तक नहीं पहुँचने देती है, उसको म्यूकोजा लेयर बोला जाता है। और वो तेजाब से हमारी खाने की थैली की दीवारों की सुरक्षा करती है। परंतु गैस्ट्राइटिस किसे बोला जाएगा? जब किसी कारण से वो हमारी प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो रप्चर हो जाती है, उसके अंदर इरोजन हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। तो उस अवस्था में हमें उबड़ाकें आती हैं, सीने में जलन होने लग जाती है, उल्टियाँ लगती है, भूख नहीं लगती है, सीने में दर्द रहता है। तो ऐसी परिस्थिति को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इसके होने के मुख्यतः 3 कारण रहते हैं। पहला कारण है कि हम किसी प्रकार की मतलब अल्कोहल का या फिर किसी केमिकल का या फिर किसी दर्द निवारक गोली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी उस प्रोटेक्टिव लेयर को, हमारे म्यूकोजा लेयर को ख़राब करने की ताकत रखता है। दूसरा हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया रहता है। ये हमारे तेजाब के अंदर ही रहता है, हमारे सीने के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर जो तेजाब होता है उसी के अंदर ये जीवित रहता है। ये भी उस प्रोटेक्टिव लेयर को ख़राब कर सकता है। तीसरा कारण ऑटोइम्यून, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम ही गलती से हमारे इस प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान करना शुरू कर देता है, तो ऐसी अवस्था में भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। लेकिन ये खुद से भी ठीक होने वाली समस्या रहती है शुरुआती दौर में। जैसे कि पहले आपको गैस्ट्राइटिस हुआ,
हमारे हीलिंग सिस्टम ने उसको दोबारा से ठीक कर दिया, फिर गैस्ट्राइटिस हो गया, फिर से उसको ठीक कर दिया, फिर से गैस्ट्राइटिस हुआ, फिर से उसको ठीक कर दिया गया। ऐसे ये जो बार बार प्रोसीजर होता रहता है, इससे फिर जो हमारी जो कोशिकाएं हैं स्टोमक की, हमारी जो आमाशय की कोशिकाएं हैं, उनमें एक बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो ये अपना कदम कैंसर की तरफ भी बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कोई समस्या रह रही हैं, खुद से इसको निदान करने की कोशिश ना करें। कृपया आप अपने अच्छे से डॉक्टर के पास जा कर के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि ये समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और आपको आगे जा कर के भविष्य में किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े और आप अपने खाने का भी अच्छे तरीके से आनंद ले पाएँ। अब दोस्तों, ये तो हो गई मेडिकल रिलेटेड मैंने जो जानकारी दी है आपको। अब दूसरा मैं आपको एक सामान्य जानकारी भी देना चाहूँगा। जब भी आप बाज़ार से आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे वाडीलाल, अमूल वगैरह ये आइसक्रीम आपको मिलती है बाज़ार के अंदर। आप देखिए उसके रैपर के ऊपर कि वो रियल में आइसक्रीम, कुल्फ़ी ये है कि नहीं। आपको आजकल क्या चल रहा है कि उस रैपर जो आपको जो आइसक्रीम दी जाती है वो झूठी आइसक्रीम होती है। झूठी के मतलब किसी ने खा लिया ऐसा झूठा नहीं है, मतलब वो एक्चुअल में आइसक्रीम ही नहीं है। उसके ऊपर लिखा हो मिलेगा आपको फ्रोज़न डेज़र्ट। फ्रोज़न डेज़र्ट मतलब कुछ ऐसा जो आइसक्रीम की तरह लगता हो, लेकिन एक्चुअल में उसका दूध के साथ, आइसक्रीम के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है। वह पाम ऑयल से बनने वाली क्रीम को एक चॉकलेट की रैपिंग करके आपको ठंडा करके वो पकड़ा दी जाती है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि आगे से, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप उस फ्रोज़न डेज़र्ट से बचें। अगर आप चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की आइसक्रीम जिसके ऊपर लिखा हो, जो रियल मिल्क प्रोडक्ट से बनी हो, ऐसी आइसक्रीम आपके लें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। नमस्कार। हो सके तो आप मेरी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलती की है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।